किसी बात का तत्व और सार तत्व दोनों समझने की आवश्यकता होती है जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो किसी आंसर को लिखने के लिए जो पिछले साल के पीवाईक्यूज हैं उसमें जो टॉपिक्स आए हैं उनके तत्व और सार तत्व को भी पढ़ने की और समझने की जरूरत होती है। बहुत सारी ऐसी डॉक्ट्रिन्स हैं, बहुत सारे ऐसे जुडिशियल इनोवेशंस हैं जो हम पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि उनका मतलब क्या है, उनके पीछे की रीजनिंग क्या है। इसीलिए इस पॉडकास्ट में आसान भाषा में हम एक बार फिर से शुभ्रा मैम के साथ हैं, जो हमको आज बहुत सारे जो पीवाईक्यूज में डॉक्ट्रिन्स पूछी गई हैं पॉलिटी की, उनके बारे में आसान भाषा में मैम हमको बताएंगी कि उस बात का, उन डॉक्ट्रिन्स का मतलब क्या है, वो एग्जाम के लिए क्यों जरूरी है, कैसे वो पहले पूछी गई हैं और कैसे आगे पूछी जा सकती हैं। मैम वेलकम बैक। थैंक यू। मैम मैं बिल्कुल एकदम डायरेक्टली बात शुरू करता हूँ। 2019 में एक सवाल आया, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। मैम जब ये सवाल आया तो बहुत सारे बच्चों को बहुत अचानक से सरप्राइजिंग लगा, बिकॉज ये पहले कभी आई डोंट थिंक पहले कभी पूछा गया था। तो मैम ये दोनों जो डॉक्ट्रिन्स हैं इनका क्या मतलब होता है, अगर आप हमको आसान भाषा में बता सकें। देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। जी मैम। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, फेडरल सुप्रीमेसी, पिथ एंड सब्सटेंस, ये सब डॉक्ट्रिन्स हैं। जी मैम। तो बच्चे केवल इतना समझते हैं कि ये सब डॉक्ट्रिन्स हैं, जी लेकिन ये नहीं समझते डॉक्ट्रिन है क्या, जी मैम। किस चीज की डॉक्ट्रिन है। जी मैम। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्ट्रिन्स या कुछ प्रिंसिपल्स हैं या कुछ सिद्धांत हैं जो जुडिशरी यूटिलाइज करती है जब जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करती है। राइट मैम। ठीक है, तो दीज आर द डॉक्ट्रिन्स ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जी मैम। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको तो ये भी बताना पड़ेगा कि क्या आप जो लिखने वाले हैं जी मैम। उस बात को समझते हैं। जी मैम। फाइन। अब जो डॉक्ट्रिन्स हैं या जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, जी जुडिशरी यूटिलाइज कर रही है। क्यों यूटिलाइज कर रही है? क्योंकि वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट मैम। फाइन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी अगर हम देखें तो जो हायर जुडिशरी है उसका काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जी मैम। तो उसके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। राइट मैम। फाइन। तो ये डिफरेंट थियोरीज उन्होंने लाई, प्रोस्पेक्टिव, ओवर रूलिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। पहली बात ये करनी है। जी मैम। अब डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जी मैम। यानी जुडिशरी को एक कंस्ट्रक्शन करना है, जी मैम। और कंस्ट्रक्शन करते समय हार्मनी लानी है। जी मैम। ठीक है, ये तो आप लिटरल समझ लीजिए। जी मैम। तो ये कब यूज होती है? ये तब यूज होती है जब कॉन्स्टिट्यूशन के कोई दो पार्ट जी मैम। वो सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी लगे, जी मैम। है ना। जी मैम। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। जी मैम। विशेषकर जब आर्टिकल 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी था, जी मैम। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या है, सोशल जस्टिस, वीकर सेक्शंस के इंटरेस्ट का आपको काम करना है। जी मैम। तो दो चीजों को कैसे इंश्योर किया जाए कि हम उनको कैसे कंस्ट्रक्ट करें। जी मैम। तो जुडिशरी के पास एक डिलेमा आता है, जी मैम। जुडिशियल डिलेमा आता है, क्योंकि जुडिशरी खुद क्या है, डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जी मैम। प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशनली इन्फोर्सिएबल है। तो अंडर आर्टिकल 32 जुडिशरी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट की खुद ही ड्यूटी बाउंड है जी मैम। कि उसको इंश्योर करे। तो अब इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। अब दिक्कत आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेके, फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के। जी मैम। अब चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जी मैम। लेकिन इन्फोर्सिएबल हिस्सा नहीं है, जी मैम। डीपीएसपी मैम एंड फंडामेंटल डीपीएसपी, ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जी भी। मैम। तो अब जुडिशरी के लिए एक डिलेमा ये उत्पन्न होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है तो उसे इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है, राइट मैम। और फिर साथ ही साथ समस्या ये आती है कि इन्फोर्सिएबल ही भी नहीं है। जी मैम। और ऐसा मुद्दा आ सकता है जिसमें फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कोलाइड करें, कॉन्फ्लिक्ट में रहें। है ना। जी मैम। तो
अब जुडिशरी क्या करे? जी तो जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट वो इररिलेवेंट ना लगे जी मैम और जितना हो सकता है उसको हार्मोनाइज किया जा सके। जी मैम आप अगर पॉलिटिकल फिलॉसफी जानते हैं तो एरिस्टोटल का प्रिंसिपल है मिडिल पाथ, जी मैम है ना? जी मैम तो मिडिल पाथ लाने से दोनों चीजों को ही हम रिलेवेंट बनाए रख सकते हैं। जी मैम थोड़ा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उठा दें और थोड़ा फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट कर दें और दोनों को ही मीनिंगफुल बना बना दें। इसको देखते हुए डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आता है। जी मैम देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जी मैम लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो कई चीजें लीग से हटकर हैं। राइट मैम आप उसे अच्छा कहें या उसे बुरा करें, तो कई लीगल एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे पार्ट नहीं होने चाहिए जो लीगली इन्फोर्सिएबल ना ना हो। हो वो जुडिशरी के लिए थोड़ा समस्या उत्पन्न करते हैं। जी मैम पर हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपने कंडीशंस होते हैं और राइट हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है। और इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस में लीगली नॉन इन्फोर्सिएबल पार्ट नहीं होते होता है हैं। तो ये अगर बैकग्राउंड को समझेंगे तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। राइट मैम राइट? तो अब अगर हम कुछ केसेस की बात कर लें जी मैम जिससे अगर आप रिफर करते हैं तो एक तो एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया जी मैम और दूसरा जो है उसको क्रेडिबिलिटी मिल जाती जी है ना? तो फर्स्ट मैं कह सकती हूँ कि जब इसका उपयोग किया गया वो चंपकम दोराई राजन जी मैम केस में वर्सेस स्टेट ऑफ मेड्रॉस में। जी मैम और इशू यही था कि फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए जी मैम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आप कैसे इंश्योर करें। हम्म, तो जुडिशरी का उद्देश्य ये था कि दोनों इंपॉर्टेंट बने रहें, जी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किया गया और साथ ही जुडिशरी ने ये भी सुझाव दिया कि ऐसा जो है वो अमेंडमेंट करके ही किया जा सकता है। राइट मैम और जिसके परिणाम स्वरूप शंकरी प्रसाद केस या जिसके परिणाम स्वरूप फर्स्ट अमेंडमेंट आया और फिर फर्स्ट अमेंडमेंट में फिर से ये एक क्वेश्चन उठा स्कोप ऑफ अमेंडिंग पावर। फिर अलाइनमेंट किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को करेक्ट ठहराया गया जी बाय यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। मैम वो शंकरी प्रसाद का जो देखिए, केस था सबसे पहले तो आया चंपकम दोराई राजन जी केस, जिसमें फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट सामने जी आया, तो जुडिशरी ने एक वे आउट बताया कि दोनों ही रेलिवेंट रहे, जी मैम है ना? पर वे आउट क्या है? जी मैम वे आउट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर दें। जी मैम फिर शंकरी प्रसाद केस आया। तो टोटैलिटी में जब आप इसको समझाएंगे तो ऐसा पता चलेगा कि आपने केवल सुना नहीं है, जी मैम आपने केवल रटा नहीं है, आपने चीजों को समझा समझा है है जी ना? मैम मैम बहुत सारे लोग मानते हैं कि आपका एक और, हाँ, मैम उससे पहले ओके ओके, जो डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल, फेडरल सुप्रीमेसी वाला था उससे पहले बस मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ बहुत सारे लोग भारत के इतिहास में मानते हैं कि केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है बट मेरा पर्सनल ये मानना है कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनर्वा मिल्स केस है क्या मिनर्वा मिल केस में भी इस डॉक्ट्रिन का उपयोग करके बैलेंस बनाया गया जहां था पर भी आप देखिए फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या इवन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जी मैम दोनों को ही अलाइन किया गया, जी तो वहां पे बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे जी मैम जहां पर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का उपयोग किया जाता है। राइट मैम इनफैक्ट हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ प्रिविलेजेस और फंडामेंटल राइट्स के रिलेशन में। सर्च लाइट केस वगैरह हाँ, में तो जी जैसे प्रिविलेज भी इंपॉर्टेंट है, वो तो इन्फोर्सिएबल भी जी है मैम ना? जी मैम और फंडामेंटल राइट्स भी इन्फोर्सिएबल है। जी मैम तो जब हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे तो एक इन्फोर्सिएबल और एक नॉन इन्फोर्सिएबल था जी मैम और उसको हार्मोनाइज किया गया। जी मैम लेकिन जब हम सर्च लाइट केस या केशव सिंह केस की बात कर रहे हैं तो उसमें दो दो लीगली इन्फोर्सिएबल प्रोविजंस हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। राइट मैम फाइन, तो उसके लिए भी जुडिशरी ने डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज किया है। जी मैम और मैम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट सो जैसे जैसे समय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नए नए कॉन्फ्लिक्ट्स आते ही रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे और इंडिया में जुडिशियल क्रिएटिविटी जी मैम और इनोवेशन काफी हमको दिखता है। तो वर्ल्ड में भी जो इंडियन कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं
जिनका संज्ञान लिया जाता है। जी मैम। मैम बस अब दूसरी डॉक्ट्रिन की बात हाँ, करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी मैम। देखिए प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी जी मैम। यानी कि जब हम फेडरल शब्द यूज कर रहे हैं, फेडरेशन पहला कौन सा फेडरेशन था? यूएस। जी मैम। तो फेडरल सुप्रीमेसी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है फेडरल गवर्नमेंट, जी मैम। फेडरल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी। जी मैम। लेकिन हम अपने यहाँ फेडरल शब्द यूज नहीं करते, जी मैम। यूनियन शब्द यूज करते राइट हैं। मैम। अब फेडरल सुप्रीमेसी की डॉक्ट्रिन का उपयोग कहाँ आप कर सकते हैं? आप डॉक्ट्रिन का उपयोग कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द थ्री लिस्ट, राइट मैम। सेवेंथ शेड्यूल। शेड्यूल। जी मैम। इनफैक्ट सेवेंथ शेड्यूल अपने आप में फेडरल सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करता है। अब हम कॉन्करेंट लिस्ट देखें तो कॉन्करेंट लिस्ट भी एक तरीके से यूनियन लिस्ट है, जी मैम। हालांकि रीजनल वेरिएशंस को देखते हुए जी मैम। कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई जिसमें स्टेट भी कानून बना सकते हैं, लेकिन स्टेट का कानून अगर कॉन्ट्रडिक्टरी है जी मैम। यूनियन के कानून से जी मैम। तो कौन सा चलेगा? यूनियन का यूनियन का कानून। फेडरल सुप्रीमेसी और कैसे स्टैब्लिश हो सकती है कि स्टेट, कोई स्टेट है जहां पर कुछ विशेष कानून की जरूरत है जी मैम। और अदर स्टेट्स की तुलना में उसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, जी मैम। और ऐसा भी हो सकता है कि उस स्टेट का कानून यूनियन के कानून को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो। राइट मैम। लेकिन फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रावधान बनाता है कि उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया जाए और उसे सेव कर दिया जाए। जी मैम। यानी फिर से फेडरल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट आता है। जी मैम। और फेडरल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में भी देख सकते हैं, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट हैज पावर टू इशू द डायरेक्शंस, और नॉर्मल सिचुएशन में भी, साथ ही साथ आप इमरजेंसी सिचुएशंस में भी इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो है ये इसका मेन मीनिंग है। मैम अगर बात चली है इतनी सारी डॉक्ट्रिन्स की तो आपके बस 10 मिनट और हम लेंगे। पिथ एंड सब्सटेंस एंड कलरेबल लेजिस्लेशन को लेके भी बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि ये दोनों डॉक्ट्रिन क्या है, अगर आप हमें ये भी आसान भाषा में समझा सकें। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस और कलरेबल लेजिस्लेशन भी जुडिशरी ने यूटिलाइज किया इंटरप्रिटेशन ऑफ थ्री लिस्ट को लेकर के। जी मैम। फाइन। जैसे लिस्ट्स होती हैं ब्रॉडली वर्डेड होती हैं, तो ऐसी संभावना हो सकती है कि कोई सब्जेक्ट जो है, मान लीजिए स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन यूनियन उस पे कानून बना रही है और उसको एक कलर दे दिया जा रहा है, यानी एक जामा पहनाया जा रहा है, तो डिस्गाइज हम, किया जा रहा है। हाँ, ऊपर से अगर हम देखें तो ऐसे लगेगा यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट, जी मैम। पर हो सकता है कोई स्टेट गवर्नमेंट उसको आर्टिकल 131 के अंतर्गत चैलेंज कर दे कि जी भाई मैम। ये स्टेट का सब्जेक्ट था और ये यूनियन के जुरिस्डिक्शन में नहीं आया। जी मैम। वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो जुडिशरी कैसे डिटरमाइन करती है कि ये लॉ वैलिड होगा या वैलिड नहीं होगा? तो जुडिशरी का एक प्रिंसिपल आप समझ लीजिए सेपरेशन ऑफ पावर्स है। जी मैम। सेपरेशन ऑफ पावर्स होने के कारण जब लेजिस्लेचर की बात होती है, देखिए एग्जीक्यूटिव एक्शन को तो बड़ी आसानी से निरस्त किया जा सकता है, लेकिन लेजिस्लेचर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 121, 122 वो एक सेपरेशन ऑफ पावर्स इसको स्टैब्लिश भी कर देते हैं। तो जुडिशरी का एक प्रिंसिपल है या एक डॉक्ट्रिन है प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ। जी मैम। तो जुडिशरी ये मान के चलती है कि लॉ जो है, और अगर उसको ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लेजिस्लेचर ने बनाया है जी मैम। तो वो लॉ वैलिड है, ये जी। मान के चला जाता है। जी मैम। ओके। यानी पूरी कोशिश की जाती है कि लॉ को इनवैलिड ना किया जाए। राइट मैम। साथ ही जो मॉडर्न गवर्नेंस है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतने ओवरलैपिंग एरियाज हैं, हम नीट डिवीजन कर नहीं सकते हैं। ओके। तो जुडिशरी ये देखती है कि क्या वास्तव में जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रांसग्रेशन ऑब्जेक्टिव है या इंसिडेंटल ट्रांसग्रेशन हो गया। जी मैम। तो इसके लिए कानून के पिथ एंड सब्सटेंस में जाया जाता है, जी। कोर में जाया जाता है कि एसेंस में उस कानून का
मतलब यदि पर्पज क्या था? हाँ, यदि हम वो चीज हटा दें, जी मैम। आप ये समझिए कि ऐसा हो सकता है कि इंसिडेंटल ट्रांसग्रेशंस हो जाएं, जी मैम। यूनियन लिस्ट या यूनियन के द्वारा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट कहीं टच करके चला जाए। जैसे मैम एक एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो जैसे टेररिज्म का मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर से टच करके कहीं निकल सकता हाँ, है। टच करके चला जाएगा। जी। तो उसमें देखा जाता है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। जी मैम। मेन ऑब्जेक्टिव बाईपास था या इंसिडेंटल है, जी तो उसको किस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा? पिथ एंड मैम। सब्सटेंस। जी मैम। तो लॉ का मेन एसेंस क्या है, जी मैम। यानी जिस बात पर एक डिस्प्यूट चल रहा है, जी मैम। यदि हम उस चीज को हटा दें जी मैम। तो लॉ का अपना क्या ओरिजिनल नेचर रहेगा। बचेगा, जी मैम। है ना? तो कलरेबल लेजिस्लेशन की डॉक्ट्रिन ये है कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि इंटेंशनल जुरिस्डिक्शन को एनक्रोच किया गया है जी मैम। और लॉ को प्रेजेंट ऐसे किया गया है कि ना लगे मैम एनक्रोचमेंट। एक बड़ा आम सा उदाहरण, हाँ। क्या इसको ऐसे कह सकते हैं कि गीदड़ की खाल में भेड़िया? अब मैं संविधान के जी मैम। संदर्भ में शायद ये सब नहीं यूज करूंगी। जी मैम। पर आप मतलब वही समझ सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जी ठीक है, जुडिशरी ने ये भी कहा कि हम इसे फ्रॉड ऑन द ट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, कि आपका मंतव्य कुछ और है जी मैम। लेकिन आप उसे कलर कुछ और देना चाह रहे हैं, राइट तो मैम। ये स्वीकार्य नहीं नहीं हो। है। और कलरेबल है या नहीं है, इसका जो टेस्ट। निर्धारण है जी मैम। वो कैसे किया जाएगा? टाइटल से नहीं किया जाएगा। टाइटल हो सकता है भ्रामक हो, जी मैम। लेकिन लॉ के इंटेंशन के ऊपर किया किया जाता जाएगा। है। और साथ ही इसी से जुड़ा फिर भी हमारा क्या है? प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ। जी मैम। तो इसलिए फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी है, यानी पूरा का पूरा कानून वॉइड करने की जगह जो पार्ट है उसको हटा दिया जाए। मैम ये लास्ट टाइम इफ आई कैन रिमेम्बर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो कोऑपरेटिव एक्ट आया था जस्ट बिकॉज वो हम्म। सही तरीके से 50% स्टेट्स का उसमें नहीं लिया गया था, जो कंसेंट था, और उसका कुछ पार्ट को इनवैलिडेट कर दिया था, क्या वहां पर सिवरेबिलिटी की डॉक्ट्रिन काम आई थी? हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ में जी पूरा का पूरा लॉ निरस्त नहीं किया गया, लेकिन जो पैराग्राफ 6 या पैराग्राफ 7 आई थिंक है, जी जो वो प्रक्रिया नहीं फॉलो की ना अमेंडमेंट में, जी मैम। जिसमें स्टेट्स का कंसेंट लेना था, तो बस वो लॉ इनवैलिडेट, वो पार्ट। पैराग्राफ हटा दिया गया, जी बाकी वो लॉ एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जी मैम। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर वैल्यूबल टाइम। आई होप कि जो लोग देख रहे हैं उनको सार के साथ साथ सार तत्व जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी समझ आया होगा। अगली बार ऐसे ही किसी विषय पर, ऐसे ही किसी मुद्दे पर हम मैम को फिर से परेशान करेंगे, मैम का वैल्यूबल टाइम हम फिर से लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं जो हम कमेंट सेक्शन में आते हैं या जो बच्चे आकर हमसे पूछते हैं उनका निराकरण हो, उनका सोल्यूशन हो। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और तैयारी करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।